फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। देखिए, जो आपदा प्रबंधन का हम लोग कर रहे थे बेसिक फ्रेंड, उसका ये लास्ट पार्ट है बेसिक का। ये एनसीईआरटी द्वारा पब्लिश होता है ना। एनसीईआरटी द्वारा पब्लिश है। भाग 3 है। भाग 2 और भाग 1 में हमने प्राकृतिक आपदा और आपदा प्रबंधन के बारे में समझा। वो वीडियो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, आपदा प्रबंधन वाले, उसमें देख लीजिएगा। अब ये क्या है, देखिए, मानव निर्मित आपदाएं, ठीक है। जो मानव के द्वारा निर्मित किए गए आपदाएं हैं और उससे निपटने की जानकारी इस पार्ट 3 में दिया हुआ है। तो इसको अब हम लोग समझेंगे कि ह्यूमन से रिलेटेड डिजास्टर कौन कौन से हैं, आपदाओं जो प्रबंधन उसको हम लोग कैसे करेंगे, जो मानव निर्मित आपदा है। तो आप समझ गए कि हमारा ये 3 पार्ट था बेसिक का एनसीईआरटी का। तो हमने तीनों कवर किया इसको लेके, ठीक है। उसके बाद फिर अब हम लोग क्या करेंगे कि स्टैंडर्ड बुक्स से या कुछ जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो उसी प्लेलिस्ट में आपको आगे की वीडियोस में आपको दिखेगी। देन हम लोग मेंस के प्रैक्टिस क्वेश्चन भी उसमें करेंगे, ठीक है। और पीवाईक्यू भी करेंगे, जो मेंस में अब तक पूछे गए डिजास्टर मैनेजमेंट में। आपको पता होगा 50 नंबर का लगभग रहता है, 50 मार्क्स ये आप इससे ला सकते हैं। तो देखिए, आप मेंस में आगे देखिए, देखिए एनसीईआरटी द्वारा पब्लिश है, आपको दिख रहा है ये चीजें। तो ये चित्र देखिए, ये दुर्घटना है जो मानव निर्मित है। इसमें मानव के निर्मित द्वारा चीजें दिखाई गई है। ट्रेन है, हादसा है ना, एरोप्लेन और सड़क दुर्घटना। आगे चलते देखिए, तो जो मानव निर्मित आपदाएं हैं वो क्या होती है। सबसे पहले वीडियोस में हम लोग समझे थे आपदा किसे कहते हैं। जो अचानक घटी घटनाएं हैं जिससे आपको क्षति पहुंचती है, मानव को भी और प्रकृति को भी, उसे आपदा कहते हैं। आपदा दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक आपदा और एक मानव निर्मित आपदा। तो प्राकृतिक आपदा भी हम लोगों ने समझा, प्राकृतिक हलचल द्वारा जो होती है वो प्राकृतिक आपदा होती है। उदाहरण के तौर पर भूकंप, ज्वालामुखी फटना, सुनामी, बाढ़ आना, सूखा, ये सब हमने उसमें उस वीडियो में देखा, पिछले वीडियोस में। आप देखिए प्लेलिस्ट में जाके। और ये क्या है, मानव निर्मित आपदा। आप समझिए कि मानव निर्मित आपदा किसे कहते हैं, ठीक है। मानव, यहां समझिए चीजों को, दिख रहा है आपको। मानव की किसी असावधानी, भूल, लापरवाही या व्यवस्था के असफल होने के कारण जो घटना घटित होती है फ्रेंड्स, उसको मानव निर्मित आपदाएं कहते हैं। अब क्या होता है फ्रेंड्स, आप एक खदान में हैं और वहां पे आपने सुविधाओं का आपने नहीं रखा, असावधानी बरता, तो आप वहां दुर्घटना हो जाएगा। आपने भूल किया किसी चीज में फ्रेंड्स, कुछ निर्माण कार्य किया और वहां पे बेसिक चीजें भूल गए, तो आप वहां पे, और या फिर लापरवाही, खास तौर पे लापरवाही किया, आपने जंगल में गए और आप वहां पे कुछ फायर रिलेटेड चीजें आप छोड़ के आ गए जिससे कि आग लग गई, तो जंगल में आग फैल गया, तो ये कुछ लापरवाही है। और लास्ट क्या है फ्रेंड्स, व्यवस्था में असफल होना। कुछ व्यवस्थाएं हैं जो बनाई गई है वो असफल हो गई, तो उसके कारण भी दुर्घटना होती है। उदाहरण के तौर पर भीषण सड़क दुर्घटना, कुछ पुल गिर गया फ्रेंड्स, कुछ पुल निर्माण था वो गिर गया, टूट गया, पुलों का अच्छा से ना बनाना, सड़क में चल रहे थे और फिर सड़क का बीच में गड्ढा हो जाना, तो सड़क दुर्घटना हो जाना, ये चीज है। और भीषण सड़क दुर्घटना होना, या फिर सड़क में आप कोई एक पेट्रोलियम वाला गैस वाला भरा हुआ गाड़ी जा रहा था, उसे टकरा जाना, तो ये कुछ भीषण सड़क दुर्घटना है। बम विस्फोट है फ्रेंड्स, आपको पता है युद्ध के दौरान बम विस्फोट किए जाते हैं जिससे दुर्घटनाएं होती हैं, काफी लोगों की माल जान आपको हानि हो जाती है। कुछ जैविक आपदा, कोरोना जैसे जैविक आपदा खुद ब खुद निर्माण में आ जाते हैं। युद्धों में जैविक बमों का निर्माण और उसमें विफलता, कुछ एक छोटा सा जैविक लीक होता है और फिर पूरा दुनिया में फ्रेंड्स आपने देखा किस प्रकार से चीजें होती है। बस्ती या कारखाने में आग लगना आदि, ठीक है फ्रेंड्स, आप समझ रहे हो, बस्ती, कारखाना या जंगलों में आग लग जाना इसकी वजह से, ठीक है, आपको मानव के द्वारा। तो कुछ चित्र है, इसको समझिए। सड़क दुर्घटना को लेके है, रेल दुर्घटना को लेके और हवाई मार्ग में कुछ दुर्घटना को लेके। देखिए, सड़क, भीषण सड़क, रेल और वायु दुर्घटना, ये आपने देखा। आगे देखिए, बस्तियों में या कारखानों में आग लग जाना, कारखानों में कुछ केमिकल्स की वजह से आग लग जाना, या बस्तियों में उसको सूखे से आग लग जाना। बम विस्फोट आप चित्रों को देख के समझ सकते हैं। और मानव जनित भूस्खलन, एक था प्राकृतिक भूस्खलन, आपने समझा। भूस्खलन होता है फ्रेंड्स कि जो पर्वतों वाले क्षेत्र है वहां से कुछ मिट्टी और जो चट्टान होते हैं वे गिर जाते हैं फ्रेंड्स, तो वो प्राकृतिक आपदा होती है। कुछ प्राकृतिक, जैसे भूकंप, सुनामी के दौरान, ज्वालामुखी फटने के दौरान ये चीजें होती है, तो प्राकृतिक भूस्खलन है। और मानव निर्मित होता है फ्रेंड अत्यधिक निर्माण कार्य के कारण। अभी हम लोग पूरा डिटेल में समझेंगे। रासायनिक आपदाएं, कुछ ये चित्रों को देखिए, रासायनिक आपदाएं, ये आपको दिख रहा है रासायनिक आपदाएं। रासायनिक आपदा क्या होता है फ्रेंड्स कि कुछ रसायन के कारण ये काफी क्षेत्रों में वो रसायन पानी के माध्यम से या हवा के माध्यम से चला जाता है, जिससे क्या होता है, उस क्षेत्र, पूरा क्षेत्र में आपको काफी लंबे समय तक प्रभाव देखने को मिलता है। ऐसा कई उदाहरण है, अभी हम लोग समझेंगे। और अभी हम लोग सिर्फ बेसिक समझ रहे हैं, इन सब में हम लोग डिटेल डेप्थ में जाएंगे आगे के जो स्टैंडर्ड बुक्स है उसमें। जैविक आपदाएं क्या होती है। जैविक आपदाएं वो होती है जैसे कुछ जैविक आपको निर्माण किया जा रहा है, उदाहरण के तौर पर जैविक बम बनाया जा रहा है, और या फिर कुछ जैविक चीजें आपको रिसर्च किया जा रहा है। और लैब में देखिए, सुरक्षा के सभी चीजों के साथ वो चीज होती है, और लैब से बाहर निकल जाना उस जैव का, तो आपको क्या हो जाएगा, वो
फैल जाएगा फ्रेंड्स, एक से दूसरा और दूसरा। कोरोना का एक अच्छा उदाहरण है। तो नाभिक आपदाएं, देखिए नाभिक आपदाएं बमों से रिलेटेड है कुछ, तो ये चीज हम लोग अभी समझेंगे कि कैसे ऊर्जाओं के साथ ये चीज होती है। देखिए सड़क, रेल और वायु दुर्घटना, सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं ये कौन सा ये आपदा है फ्रेंड्स, क्या है ये आपदा है, मानव निर्मित आपदा। सड़क, रेल और वायु दुर्घटना जो है ये मानव जनित आपदा है, जनित आपदा है। चीजें समझ आ रही है आपको, मानव जनित आपदा है। आगे चलिए, सड़क, रेल और वायु दुर्घटना, साधारण शब्दों में समझे तो सड़कों में जो दुर्घटना होती है, रेल का दुर्घटना और वायु दुर्घटना। आप अक्सर अखबारों में ये चीजें पढ़ते हैं। आप न्यूज़पेपर वाला सेशन कर रहे हैं कि नहीं बताइए, वो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। आप डेली न्यूज़पेपर वहां एनालाइज किया जा रहा है हिंदी में, तो आप उसको देखिए, प्लेलिस्ट मिल जाएगा आपको। सड़क दुर्घटना पहले समझिए, जैसे विमान चालक के विमान पर नियंत्रण खो बैठना। अगर गाड़ी चला रहे फ्रेंड्स, विमान इसे वाहन चला रहे हैं और वहां पर आप जो नींद के कारण या अल्कोहल अधिक ले लेने के कारण या फिर आपको नियंत्रण खो देने के कारण, जब वो नियंत्रण खो देता है तो एक्सीडेंट हो सकता है फ्रेंड। मौसम में अचानक ज्यादा खराब होना, अचानक आप बाइक चला रहे फ्रेंड्स और अचानक बहुत सारा कोहरा छा जाना या फिर मौसम में अचानक कुछ गड़बड़ी हो जाना, भारी वर्षा होने लगना, तो इसमें आप हो सकता है। यांत्रिक विफलता या फिर गाड़ियों में ही कुछ मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम होगा, या शुद्ध है ना, या शत्रु द्वारा किए किसी षड्यंत्र के कारण विमान दुर्घटना हो सकती है। तो ये कुछ चीजें हैं फ्रेंड्स जिसके कारण विमान दुर्घटना हो जाती है। वायु दुर्घटनाओं में देश के कई महत्वपूर्ण व्यक्ति अपने जान गंवा चुके हैं। भारत के प्रथम सुरक्षा प्रमुख, देखिए इसको लिखिए आप कॉपी में, भारत के प्रथम रक्षा प्रमुख जनरल बिपिन रावत की मृत्यु 2021 में वायु दुर्घटना में हुई थी। आपको पता है कि रक्षा मंत्री जो वायु, थल और जल के मिला के जो बनाया गया था, प्रमुख जनरल जो बनाया गया था रक्षा को लेके, आपको 2021 में आपने पढ़ा था, बिपिन रावत जी जो थे बहुत अच्छे व्यक्ति थे। इनकी भी जो दुर्घटना हुई थी, ये हादसा वायु दुर्घटना में हुई थी। तो ये चीजें आप समझिए, क्योंकि जितने भी प्रमुख लोग हैं फ्रेंड्स, अक्सर वो हवाई यात्रा करते हैं और उसमें मौसम में अचानक गड़बड़ी हो जाने के कारण या फिर दुश्मन के षड्यंत्रों के कारण भी आपको ये हादसाएं होती है। एक वायुयान में एक रेड बॉक्स होता है फ्रेंड्स, जो कि काले रंग का होता है, वो रेड बॉक्स बोला जाता है उसे। उसमें सभी डिटेल दिया जाता है, आपने न्यूज में बहुत ज्यादा खबरों में देखा होगा, और कई आर्टिकल्स ऐसे पब्लिश हुए जिन्होंने बताया कि ये दुश्मन देश का कोई साजिश है फ्रेंड, जिस वजह से विपिन रावत जी का मृत्यु हुआ। विपिन रावत जो थे 2021 में जो मृत्यु हुआ उनका, उनका क्या प्राकृतिक जो अचानक मौसम में बदलाव हुआ और हेलीकॉप्टर से गिर के दुर्घटना हुआ, या फिर कोई दुश्मन देश का साजिश था, इस पर अपने विचार आप कमेंट बॉक्स में करिएगा, ठीक है, आप अगर अवगत होंगे उस टाइम पीरियड पे। तो देखिए रेल दुर्घटना समझिए, रेल दुर्घटना आए दिन आप सुनते हैं। देखिए 6 जून 1900, कुछ एग्जांपल्स जो दिए हैं एनसीईआरटी ने, उसको आपको यूज करना है, चीजों को समझ पा रहे हैं आप, चीजों को लिखिए साथ में। रेल दुर्घटना, आप नोट्स बनाते चलिए, है ना। अब रजिस्टर मैनुअल का एक नोट्स बनाइए, उसमें बेसिक का कुछ नोट्स लिखिए, फिर स्टैंडर्ड का कुछ नोट्स लिखिए, उसी में मिक्स करके, ठीक है। रेल दुर्घटना समझिए, 6 जून 1981 को क्या लिखा हुआ फ्रेंड्स, बागमती नदी के पुल पर यात्रियों के खचाखच भरी हुई, यात्रियों से खचाखच भरी हुई 9 बोगियों वाली पैसेंजर ट्रेन दुर्घटना ग्रस्त हो गई थी। तो 6 जून 1981 में बागमती जो नदी है फ्रेंड्स, उसका जो पुल है उसमें 9 बोगियों में बहुत भारी संख्या में भीड़ वाले जो लोग थे, बहुत ज्यादा पैसेंजर थे, और उसका दुर्घटना हो गया था। ट्रेन के पिछले 6 डिब्बे, आपको याद होगा फ्रेंड्स, ये एकदम लेटेस्ट, आपको ये चीजें, आपको अभी भी ये चीजें आपको एकदम लगेगी कि जब आप वो खबरें पढ़ते हैं तो आपको अभी भी लगेगी कि वो चीजें अभी भी चीजें घटित हो रही है फ्रेंड्स। ये चीजें आपको आज भी देखने को मिलता है, ये घटनाएं देखने को मिलता है। आप उदाहरण आप करंट का भी दे सकते हैं, पर ये उदाहरण आप जरूर लिख लीजिए। ट्रेन के पिछले 7 डिब्बे अलग होकर नदी में गिर गए थे। इस दुर्घटना में 1000 लोग की जान चली गई थी। आपको पता है ट्रेन में अमूमन भारत का अधिकांश जनसंख्या आपको ट्रेवल करता है, और उस वक्त उसमें बहुत सारे लोग थे और 1000 लोग 7 डिब्बों के पलट जाने के कारण आपको उनकी मौत हो गई थी नदी में। तो ये एक बड़ी घटना है। और उसके बाद यह भारत की अब तक की सबसे बड़ी रेल दुर्घटना है और पूरे विश्व की दूसरी रेल दुर्घटना है ना, दूसरी बड़ी रेल दुर्घटना है। तो ये विश्व की दूसरी बड़ी रेल दुर्घटना था। इससे पहले विश्व की सबसे बड़ी रेल दुर्घटना कौन सा है, आप कमेंट बॉक्स में उसको सर्च करके आप लिखिएगा कि विश्व का सबसे पहला सबसे बड़ा रेल दुर्घटना कौन है वो। दूसरा नंबर पे कौन आता है, भारत की 6 जून 1981 में जो बागमती नदी पुल पर जो हुआ था, उससे आपको ये चीज आपको समझ आया होगा। देखिए
वायु दुर्घटना को समझिए। वायु दुर्घटना विमान चालक के विमान पर नियंत्रण खो बैठने। तो विमान जो चालक है वो आपको, इसलिए विमान चालक को हमेशा शुरू में देखा जाता है कि अल्कोहल पिया है कि नहीं, उसमें भी वह बहुत सारे नियम होते हैं फ्रेंड्स, उसको प्रोटोकॉल को फॉलो करके ही वो अंदर जा सकता है। तो इस अकॉर्डिंग से समझिए कि अगर वो नियंत्रण खो देता है, मौसम में अचानक ज्यादा खराब हो जाता है फ्रेंड्स, आपको पता है तो वायुयान में काफी बार ये चुनौती आती है कि मौसम का अचानक या फिर खराब हो जाना, या फिर यांत्रिक विफलता, यानी कि कुछ जो हमने ऊपर पढ़ा कि यांत्रिक कुछ मशीनी विफलता होती है, कई बार ये होता है फ्रेंड्स, मशीनी विफलता होती है शत्रु द्वारा किसी सड़े, आपने हाल ही में देखा कि जो अभी बहुत सारे भरे पैसेंजर थे और बहुत लंबी उड़ान करने वाली थी ये हवाई जहाज, और जो एक आपको डॉक्टर्स के घरों में, यानी कि जो स्टूडेंट रहते हैं जहाँ पे पढ़ते हैं, वो हॉस्टल में गिर गया था और बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। उस दुर्घटना को क्या नाम दिया गया वो आप कमेंट बॉक्स में करिएगा, ठीक है। अभी हाल में ही वो घटना घटी है, बहुत त्रासदी वाला घटना था। देखिए फ्रेंड्स, मौसम में अचानक बदलाव हो गया या फिर यांत्रिक विफलता या शत्रु द्वारा किसी षड्यंत्र के कारण हो सकती है, तो ये चीजें हैं, शत्रु का षड्यंत्र भी रहता है इसमें फ्रेंड्स, शत्रु देश का। वायु दुर्घटना में हर साल कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं। भारत के प्रथम रक्षा मंत्री जनरल बिपिन रावत की मृत्यु 2021 में वायु दुर्घटना में हुई थी, ये चीज हमने ऊपर पढ़ा था। आगे चलिए फ्रेंड्स, बम विस्फोट को समझिए। दूसरा दुर्घटना है ये जो मानव निर्मित है, बम विस्फोट। देखिए, दुश्मन से अपने देश की सुरक्षा के लिए जो है बम का अब कुछ देश और आतंकवादी संगठन बम विस्फोट जैसी आतंकवादी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल करती है। तो हमें आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए, सुरक्षा के लिए भी बम का निर्माण करना पड़ता है कुछ देशों को, और कुछ देश ऐसे हैं फ्रेंड जो आतंकवादी संगठन को प्रोत्साहन देने के लिए बम विस्फोट करते हैं। उन देशों के नाम बताइएगा, ठीक है, जो ऐसा करते हैं। तो बम का इसलिए उपयोग किया जाता है, बम जितनी शक्तिशाली होगी विस्फोट उतना ही जानलेवा होगा। आपको पता है फ्रेंड्स, जितना भी पावरफुल बम होगा उतना ज्यादा विस्फोट होगा। और बम विस्फोट अक्सर भीड़ भाड़ वाली जगह पर किया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा आपको जान माल का नुकसान हो सके, जैसे बाजार, धार्मिक स्थल, सिनेमा हॉल, रेलवे स्टेशन या कार्यक्रम स्थल आदि। तो पता है आपको फ्रेंड्स, बम कहाँ पे विस्फोट किया जाता है ज्यादा से ज्यादा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों प्रभावित हो सके। तो ज्यादा से ज्यादा लोग बाजार में रहेंगे या कोई धार्मिक स्थल में रहेंगे फ्रेंड्स, सिनेमा हॉल में, रेलवे स्टेशन में या कार्यक्रम स्थल में। तो सरकार को ये चीजें सुनिश्चित करनी चाहिए कि जो भीड़ भाड़ वाले जगह होने वाले हैं आगे चल के कुछ, तो वहां पे बहुत ज्यादा सुरक्षा का ये चीज रखा जाए, ठीक है फ्रेंड। देखिए, बम विस्फोट से सावधान रहने के लिए आपको क्या करें, ठीक है। तो बम विस्फोट से सावधान रहने के लिए क्या करना चाहिए समझिए। हमेशा सतर्क रहें, अपने आसपास के लोगों और गतिविधियों की जानकारी रखें, जो गतिविधि हो रही है आसपास उस पर आप ध्यान रखिए और सतर्क रहिए। किसी भी लावारिस पड़े सामान जैसे सूटकेस या बक्से को न छुएं, यह बम हो सकता है। तो ये कुछ आपको बेसिक चीजें हैं कि अगर भीड़ भाड़ वाली जगह पे कहीं कोई सूटकेस रखा हुआ है फ्रेंड्स, जो कोई वहां आसपास आदमी नहीं है, तो आप उसे ना छुएं, उसमें कुछ चीजें हो सकती है। कोई संदिग्ध व्यक्ति या सामान दिखे तो तुरंत पुलिस को खबर करें। बम संबंधित कोई चीजें हैं वो अगर आपको दिखाई दे रही है फ्रेंड, तो आप तुरंत ही पुलिस को कॉल करिए और उसको जानकारी दीजिए। आप एक जिम्मेदार नागरिक है फ्रेंड, ठीक है। आप अगर खबर नहीं देंगे तो शायद कई लोग प्रभावित हो सकते हैं। अगर आपने ऐसा कुछ देखा कहीं तो आपको तुरंत खबर देना है, ये चीज आप समझिए। आवश्यक जानकारी देकर पुलिस की आतंकवाद को रोकने में सहायता करे। तो ये चीज आप समझ सकते हैं। 11 जो था घटना, जो था नवंबर वाला जो घटना था, वो आपने देखा था मुंबई में, कितना बड़ा हादसा था बम विस्फोट। देखिए, ताज होटल पे, तो 11 जिसे बोलते हैं नवंबर का हमला। देखिए, आपको मानव जनित भूस्खलन या मिट्टी कटाव, तो भूस्खलन जो है या मिट्टी जो कट रहा है उसका कुछ जो मानव जनित है उस पे समझिए। किसी पहाड़ी जो आप भूस्खलन समझ रहे हो उसमें मानव जनित का है, ये समझिए। किसी पहाड़ी की ढाल पर सूखा चट्टानों के टुकड़े या गीली मिट्टी के ऊपर से नीचे को खिसकना, लुढ़कना या को भूस्खलन कहते हैं। ये हमने प्राकृतिक भूस्खलन में समझा था कि अगर कोई पर्वत है ऐसे और ढाल में आपको कुछ मिट्टी या कुछ ये चीज गिर जाता है फ्रेंड, तो उसको क्या कहते हैं, भूस्खलन कहते हैं। ये चीज आप लिख लीजिए कहीं पे। मानव जनित भूस्खलन के प्रमुख कारण है पहाड़ी क्षेत्रों में जैसे बड़े पैमाने पर हो रहे सड़क व रेल निर्माण कार्य, वनों की कटाई और खेती की गलत प्रणाली अपनाना आदि। तो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अधिक निर्माण कार्य शुरू होना, सड़क बनाना, रेल मार्ग बनाना, है ना, हवाई अड्डा बना देना, ताकि जो बड़े बड़े लोग हैं वो वहां पर डायरेक्ट हवाई अड्डे से आ सके। तो ये सब जो चीज है और ज्यादा निर्माण हो रहा है, इन सब के कारण क्या हो रहा है कि आपको ये क्षेत्र प्रभावित हो जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। या फिर जो कृषि का पद्धति है वो गलत तरीके से अब उन ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अपनाने की वजह से
भूस्खलन हो सकता है। कैसे बचाव करें समझिए, अधिक पेड़ लगाना और वनों की कटाई पर रोकना। जैसे वन जो होता है फ्रेंड, जो पेड़ होता है उसकी जड़ें जो होती है वो मिट्टी को कस के बांध के रखती है फ्रेंड, ठीक है। और 2-3 अगर पेड़ है तो और भी कस के बांध के रखा जाएगा। आप समझ पा रहे हैं चीजों को। तो इस तरह से आपको क्या होगा कि पेड़ जो है ये कस के बांध के रखता है मिट्टी को, तो ये आपको घसकने नहीं देता है, चट्टानों को भी पकड़ के रखता है। तो अगर आपको इसको काट दिया जाएगा तो क्या होगा कि मिट्टी पे पकड़ जो है वो ढीली हो जाएगी और ये लुढ़क कर नीचे गिर जाएगी। एनसीईआरटी में बहुत बेसिक चीजें दिखाई गई है, आप देखिएगा। आप साधारण मिट्टी लीजिएगा, उसमें पानी की बूंदे डालिएगा, सारा मिट्टी नीचे हो जाएगा। लेकिन आप उसमें कुछ पौधे लगा दीजिए छोटे छोटे और उसमें आप पानी डालिए, देखिएगा मिट्टी कुछ भी नहीं नीचे नहीं जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये चीजें हैं आपको उदाहरण के तौर पर समझने के लिए। स्थानांतरित कृषि की जगह सीढ़ीनुमा कृषि प्रणाली को आप वर्टिकल फार्मिंग जिसे बोला जाता है उसको अपना सकते हैं। साधारण खेती ऐसे होता है फ्रेंड, लेकिन सीढ़ीनुमा खेती कैसे होती है आप समझिए, चीजों को थोड़ा सा मैं समझा रहा हूँ। ऐसा सीढ़ियों जैसा आकार बनाया जाता है, एक ऊंचाई पे होता है, फिर उससे नीचे रहता है फ्रेंड, उससे नीचे। तो क्या होता है, पानी जो होता है ये पर्वतीय इलाकों में क्या होता है, ये सभी को प्रभावित होगा और ये चीजें होगा। और अगर एक ही जगह कटाव करके ऐसे खेत बना दिया जाए तो ये नुकसान होता है, ठीक है। तो सीढ़ी नुमा को करना है स्थानांतरित कृषि की जगह पे। तो आप जब एनसीईआरटी पढ़े या कोई बुक पढ़े तो स्थानांतरित कृषि के बारे में आप अच्छा से लिख लें, और कृषि जो सीढ़ी नुमा कृषि पद्धति है वर्टिकल फार्मिंग उसको भी आप ध्यान रखें। भूमि के महत्व के प्रति लोगों की जागरूक करना। तो भूमि के महत्व के प्रति लोगों को थोड़ा जागरूक करना है कि भूमि जो होता है फ्रेंड्स उसके प्रति थोड़ा जागरूक रहिए। नियमों का पालन करके इमारतों का निर्माण करना, विशेषकर पहाड़ी इलाकों में। हमें हमेशा हर जगह पे नियमों का पालन करके है ना चीज करना चाहिए। आमतौर पर सुरक्षा यंत्रों को भी ध्यान में रखना चाहिए ताकि हादसा बिल्डिंग बनने के बाद भी ना हो जाए, यानी कि फायर से रिलेटेड सभी चीज वहां रहना चाहिए। निकासी द्वार 2-3 रहने चाहिए। लेकिन जो पर्वतीय एरिया है विशेषकर वहां पे और चीजों को ध्यान रखना चाहिए फ्रेंड्स, कि जो भूमि पर बनाया जा रहा है वो भूमि को पहले ठीक रहे, छोटे मोटे भूकंप या हलचल से या फिर भूस्खलन से आप प्रभावित ना हो जाए ज्यादातर बिल्डिंग्स। तो उस तरह के चीजों को बनाना चाहिए। ये चीज आप समझ पा रहे हैं। रासायनिक आपदाएं समझिए, रासायनिक आपदाएं समझिए, आपको चीजें समझ आ रही है। मानवीय लापरवाही के कारण कई बार रासायनिक कारखानों में मौजूद खतरनाक रसायनों में आग लग जाती है, जिसके कारण विस्फोट होने, जहरीले गैस के रिसाव होने और हवा और पानी में मिलने का खतरा उत्पन्न होता है। इससे लोग गंभीर बीमारी या चपेट में आ सकते हैं। इस स्थिति को रासायनिक आपदा कहते हैं। आप समझ पा रहे हैं, कुछ लापरवाही के कारण से, यानी कि गैसों का अत्यधिक मिला देना या गैसों का लीक होना या गैसों को छोड़ देना, बंद करना, मशीन बंद करना भूल जाना, ये कुछ बेसिक लापरवाही होता है फ्रेंड्स, जिसके कारण से क्या होता है कि जो जो चीजें जो फैक्ट्री है उससे फिर गैस जो होता है उसमें काफी भर जाता है और फिर विस्फोट होने का संभावना रहता है कई बार। और फिर उससे क्या होता है कि जहरीली गैसें बाहर आती है वायु के द्वारा और काफी लोगों को जो प्रभावित क्षेत्र है उसमें प्रभावित कर लेती है। उदाहरण के तौर पर अगर इस क्षेत्र में अगर कोई विस्फोट हुआ है तो इससे प्रभावित क्षेत्र जो है वो सबके लोग प्रभावित में आ जाएंगे। यहाँ की जलों में, पानियों में जो होता है वो घुल जाएगा रसायन, क्योंकि और फिर नदियों के माध्यम से भूमि के अंदर तक चला जाएगा पानी, और कई बार आपको वो पीड़ित लोग कई दशकों तक आपको दिखेगा, है ना। और इससे क्या होता है, सरकार कई बार चापाकल बैन कर देता है। आपको मैं अलग से बता देता हूँ, अगर कहीं कोई क्षेत्र पर लाल रंग के किए हुए चापाकल दिखे तो उसका पानी ना पीजिए फ्रेंड्स। ये सरकार द्वारा की जाती है लाल रंग का चापाकल। इससे मतलब है कि इसका संकेत है कि आप वो जहरीला जल है, ठीक है फ्रेंड्स। भोपाल गैस त्रासदी सबसे अच्छा उदाहरण है इस गैस त्रासदियों में। बहुत ही आपको सुनकर आपको दिल दहला देने वाला ये गैस घटना था। आप कभी इसका न्यूज, इस टाइम पीरियड का, जब गैस 2 दिसंबर 1984 का कुछ न्यूज निकालिए, उस न्यूज को देखिए, वीडियो देखिए, आपको काफी उस टाइम से आपको रिलेट कर पाएंगे खुद को। तो भोपाल गैस त्रासदी आप चित्र देख पाते हैं कैसा गैस त्रासदी था। आइए देखते हैं, थोड़ा समझिए भोपाल गैस त्रासदी के बारे में। इसको लिख लीजिए कहीं पे उदाहरण के तौर पे। तो 2 दिसंबर 1984 को भोपाल में यूनियन कार्बाइड नामक अमेरिकी कंपनी, ये नाम लिख लीजिए, यूनियन कार्बाइड नामक अमेरिकी कंपनी के रासायनिक कारखाने में एक बेहद जहरीली गैस मिथाइन आइसोसाइनाइट है ना, मिथाइन आइसोसाइनाइट जो था इसका रिसाव हो गया था इस कंपनी में। अमेरिकी कंपनी था फ्रेंड्स, जिसके कारण 3 दिन के भीतर हजारों लोगों की मौत हो गई, है ना। मुंह में क्या, मौत के मुंह में चले गए। तो ये चीज समझिए कि जो गैस था उसका रिसाव होने लगा शुरुआत में। उस घटना को आप अच्छे से देखिएगा।
आपको पता चलेगा कि शुरुआत में जो आपको फैक्ट्री के अंदर के लोग हैं वे प्रभावित होने लगे, और धीरे धीरे देखते देखते कुछ ही सेकंड में, कुछ ही मिनट में आपको कुछ ही एक ही रात में मतलब आपको देखने को मिलेगा कि पूरा गांव जो है वो प्रभावित हो गया, और फिर पूरा आपको हजारों लोग, वहां के जो लोग थे वो प्रभावित होने लगे। वो घटना बहुत ही मार्मिक है, उसको एक बार देखिएगा आप जरूर। देखिए, लाखों लोग गंभीर रूप से सांस की बीमारी, आंख की बीमारी और कई अन्य समस्याओं से पीड़ित हुए। और कहा जाता है कि बाद के भी जनरेशन में, मतलब एक पिता और माता अगर प्रभावित है और उसके बच्चे जो है, और उसके बच्चे यहाँ तक प्रभावित हुआ, ये गैस इतना ज्यादा प्रभावित करने वाला था। आप उसको देखिएगा। क्या करें अगर ऐसा हो जाए रासायनिक आपको तो, और क्या ना करें, दो चीज समझिए। तो क्या करना है ये चीज समझिए। रासायनिक पदार्थों को सही तरीके से संचित करना सीखें। जितना भी रासायनिक पदार्थ आप इस्तेमाल कर रहे हैं कंपनियों में या फैक्ट्रियों में, उसको सही तरह से संचित करें। रिसाव की स्थिति में निर्दिष्ट निकास मार्ग से शीघ्रता से बाहर निकले, तो जो भी निकास मार्ग है उससे तुरंत बाहर निकल जाए जो फैक्ट्री के अंदर है उनके लिए। और जहरीली गैस का सांस के माध्यम से शरीर में जाना कम करने के लिए बाहर निकलते समय अपने चेहरे पर एक गीला कपड़ा रख दे। कपड़ा नहीं फ्रेंड्स, गीला कपड़ा रखिए, ताकि और भी चीजें आपको अंदर तक ना चली जाए। आप बहुत हद तक प्रभावित होने से बच पाएंगे अगर आप वहां फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो। आप चीजों को समझ पा रहे हैं। आगे देखिए, क्या ना करें। खतरनाक क्षेत्र के आसपास धूम्रपान ना करें और आग ना जलाएं। तो कुछ ऐसे एरिया होते हैं फ्रेंड जहां पर केमिकल का कुछ चीजें होते हैं या फिर धूम्रपान निषेध लिखा रहता है, तो वहां पे कोशिश करिए चीजों को ना करें। जैसे आप पेट्रोल खरीदने जाते हैं, है ना, तो वहां पे ना करें, पेट्रोल पंप में ना करें, और कोई अगर रासायनिक कंपनी है तो वहां पे ना करें। ठीक है, जहां पर ऐसे खतरनाक क्षेत्र है वहां पे सिगरेट वगैरह ये सब चीजों का या फिर धूम्रपान या आग ना जलाएं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीजें देखिए पेट्रोलियम क्षेत्र में। आपदा किसी भी स्थिति, देखिए आपदा की स्थिति में भगदड़ न मचाएं। तो जो आपदा हो जाती है उसमें भगदड़ न मचाएं, नहीं तो क्या होगा फ्रेंड्स, आप भगदड़ के भीड़ में आप दब जाएंगे। भगदड़ से हुई घटनाओं, कितनी घटनाएं आपने देखा इस साल, देखा आपने पिछले साल बहुत सारी घटनाएं हुई थी। अगला आपदा है मानव निर्मित आपदा में बस्ती या कारखाने में आग लगना। आप समझ पा रहे हैं, बस्ती या कारखाने में जो आग लग जाता है वो उसमें मानव का कुछ चीजें। देखिए, मानव द्वारा किसी लापरवाही या बिजली के तारों में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से कारखानों या बस्तियों में आग लग सकती है। बिजली के शॉर्ट सर्किट से अक्सर आप न्यूज सुनते हैं कि आग लग गई फ्रेंड्स गाँव में। ठीक है, या फिर कोई आपको कारखाने में, समझ पा रहे हैं। अगर समय रहते आग को काबू न किया जा सके तो ये जान माल को और बुरी तरह से पहुंचा सकता है, हानि पहुंचा सकता है। तो अगर आग लग जाए फ्रेंड तो हर एक गांव में कुछ ऐसे चीजें होनी चाहिए, सुविधाएं होनी चाहिए ग्राम पंचायत में या कहीं पर। सरकार को ये चीज करनी चाहिए फ्रेंड्स, कदम उठाना चाहिए कि फायर से रिलेटेड जो चीजें हैं वो वहां पे डिस्ट्रीब्यूट करे, और उन गाँवों के क्षेत्रों में भी वो चीजें मौजूद रहता है, और लोगों को, कुछ खास लोगों को ही प्रशिक्षण दिया जाए। स्कूलों में ये चीज लागू किया जाए कि कैसे आपको डिजास्टर मैनेजमेंट का चीजें सिखाया जाए। क्योंकि देखिए, जापान में भूकंप से बचने के लिए बचपन से ही उसको सिखाया जाता है कि क्या करें क्या ना करें, और तो इस तरह से वो आगे तक जा पाते हैं। इसलिए हमें भी वो चीज अपनानी चाहिए। आइए देखते हैं, बस्ती या कारखानों में आग लगने पर क्या करें और क्या ना करें। ठीक है, समझिए, बस्ती में अगर आग लग गया तो क्या करें। आग लगने के समय देखिए, आप समझिए, आग लगने पर संयम से काम ले। आप अकबकाए नहीं फ्रेंड्स, घबराए नहीं, क्योंकि जो होना था वो हो चुका है फ्रेंड्स, तो आप अकबकाए नहीं, ध्यान से उसको करें। बिजली का मेन स्विच तुरंत बंद कर दे। तो जो मेन स्विच है घर का वो आप तुरंत बंद कर दीजिए आग लगने के कारण, क्योंकि इससे क्या होता है, आग ज्यादा प्रभावित होता है। मेन स्विच जो है वो बंद कर लीजिए। कितना बेसिक अंडरस्टैंडिंग दिया है एनसीईआरटी ने, आप समझ पा रहे हैं। बच्चों को शुरू से ये चीज टीचर्स अगर पढ़ाते फ्रेंड तो आज हम लोग ये चीज, आप में से काफी लोग ये चीज जानते हैं फ्रेंड, लेकिन कुछ लोग आज भी ये चीज से अवगत नहीं है। और आपको क्या करना है, एक जिम्मेदार नागरिक होते हुए उन्हें ये चीजें बतानी है, तब आपको भी लंबे समय तक याद रहेगा कि बिजली अगर है तो उसका मेन स्विच बंद कर दें। आग लगने पर तत्काल 101 या 112 नंबर डायल करें। अग्निशमन विभाग जो है उसको सूचित कर दे। ठीक है फ्रेंड्स, जो आग से रिलेटेड काम आपको आने पर आपको आते हैं, अग्निशमन विभाग कहा जाता है उनको, वो आपको हेल्प करें। देखिए, नंबर है उनका, ये लिख लीजिए अपने मोबाइल में, सेव करके रखिए। कई मोबाइल में पहले से सेव होता है, आप देख लीजिएगा। दमकल दल के पहुंचने, है ना, जो दमकल दल है उसके पहुंचने तक आग बुझाने की यथासंभव कोशिश करते रहे। तो कुछ कोशिश करे गांव वाले मिलके, मिलके, अकेले ना करे फ्रेंड्स, कुछ लोग मिलके। अगर घर में लगा है तो आप कोशिश करिए अकेले, नहीं तो अगर ज्यादा व्यापक आग है तो वहां से सभी को मिलके आपको आग लगाने बुझाने का कोशिश करना है। देखिए, अगर आग बिजली के तारों या शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है तो पानी का इस्तेमाल ना करें। आप समझिए, अगर बिजली की वजह से अगर आग लगी है तो आप ये ना सोचे कि पानी से वो आग बुझ जाएगी, आप वहां नहीं जाए, नहीं तो आपको करंट का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। धुएं में गिरने पर जमीन पर
बैठ या लेट जाएं, ठीक है, अगर धुआं घिर जाए चारों तरफ से तो जमीन पर बैठ जाएं या लेट जाएं फ्रेंड, ताकि ज्यादातर आपको, और नाक मुंह को गीले कपड़े से ढक ले। आप कोशिश करिए जब भी आप अगर कोई केमिकल वाले क्षेत्र में हो या फिर आप धुएं वाले क्षेत्र में, तो गीले कपड़े से आप अगर ढक लेंगे मुंह को तो आप काफी ज्यादा धुएं से प्रभावित नहीं होंगे, ठीक है। ऐसे में जमीन पर रेंग कर बाहर निकलने की कोशिश करें, आप ऐसे खड़े खड़े नहीं निकले फ्रेंड, काफी प्रभावित होंगे, और रेंग के करें। इसीलिए एनसीसी के दौरान बच्चों को सिखाया जाता है कि आप रेंग के चलिए, तो ये चीजें हो सकती है। आगे चलिए, जले हुए स्थान पर चूना, हल्दी या टूथपेस्ट न लगाएं। तो जो जल जाता है फ्रेंड्स, कोई अगर स्थान आपका हाथ पैर में कहीं पे आग लग जाए, तो चूना, हल्दी या टूथपेस्ट ना लगाएं फ्रेंड, ठीक है। ये चीज समझिए, जो लोग लगा देते हैं टूथपेस्ट उसको नहीं लगाना है, हल्दी और चूना नहीं लगाना है, ठीक है। इससे घाव ठीक नहीं होता और डॉक्टर को इलाज करने में परेशानी होती है, तो आप वो सब चीज ना लगाइए और आप डॉक्टर से इलाज करवाइए, ठीक है फ्रेंड्स। और चीजें समझिए। जो जो कुछ एक दो आता है फ्रेंड्स, उसको लगा सकते हैं आप, जो महलम आते हैं उसको आप लगा सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, जैविक आपदाएं। जैविक आपदाएं क्या होती है समझिए, जैव मूल की प्रक्रिया के कारण घटित महामारी, जंतुओं और जानवरों के संक्रमण रोग तथा कीड़े अथवा अन्य जानवरों से फैले संक्रमण जैविक आपदाएं कहलाते हैं। तो एक तो फ्रेंड्स आप खुद से निर्माण कर रहे हैं तो जैविक, तो उससे फैला हुआ, या फिर जानवरों के आपसी में फैलने के कारण, या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से फैलने के कारण, तो इसे जैविक आपदाएं कहते हैं। जो बड़े पैमाने पर आपदा तभी कहा जाएगा जब बड़े पैमाने पर लोग प्रभावित होंगे। कोविड 19 महामारी से बचाव आपने सीखा था उस टाइम पीरियड पे, लगातार आपको कई बार आपको हाथ धोने, है ना, और फिर मास्क का इस्तेमाल करना है और एक दूसरे से थोड़ा दूरी बना के रहना है। ये चीज अमूमन आप ऐसे भी करें फ्रेंड, थोड़ा सा स्वच्छता को बनाए रखें, थोड़ा दूरी बनाए रखें। अगर आप कहीं जाते हैं तो मास्क का चलिए अब प्रयोग कम हो गया है, पर मास्क को भी आप अगर कहीं हॉस्पिटल जा रहे हैं या कहीं जा रहे हैं फ्रेंड्स ऐसे स्थान, तो आप मास्क का इस्तेमाल करें, ठीक है। आप देखिएगा अमूमन डॉक्टर्स आज भी हॉस्पिटल में मास्क का इस्तेमाल करते हैं, तो आप लोग थोड़ा जागरूक बनिए, मास्क खरीदिए और उसको इस्तेमाल करिए। अगर आप हॉस्पिटल जा रहे हैं तो हाथ को नियमित रूप से धोएं फ्रेंड्स, ये जरूरी है स्वच्छता को लेके। आप चीजें जो आपने सीखा आपदाओं के कारण दौरान, तो आप उसको फॉलो करिए। देखिए, जैविक आपदाओं के लिए आपातकालीन किट जैसे कुछ समझिए, जैसे कि जैविक रक्षक घोल ओआरएस पैकेट। अगर जैविक आपदाएं फैल जाती है फ्रेंड, तो मनुष्य का जो इम्यून सिस्टम है वो कम हो जाता है, इस वजह से उसको बढ़ाने के लिए जैविक रक्षक घोल होता है, ओआरएस का पैकेट आता है, आप उसको पीजिए, इससे आपका इम्यून बढ़ेगा। फिर पैरासीटामोल टैबलेट है, उसको आप रखिए उस किट में, जरूरत पड़ने पर आप खा सके। और दस्त रोगी एंटी डायरिया टैबलेट जो आते हैं फ्रेंड्स, सरकार इसे बड़े पैमाने पर बांटती है, आप उसे जाइए हॉस्पिटल आप लीजिए, सरकारी तौर पे भी आपको मिल जाएगा, तो ये चीज लीजिए। फिर एंटी अस्मास्मोडिक टैबलेट जो है, देखिए इसको एंटी अस्पास्मोडिक टैबलेट जो होता है, इसको भी आप उस किट में रख सकते हैं। क्या करें, और देखिए क्या क्या करें और क्या क्या करें समझिए। जब बहुत जरूरी हो तभी घर से बाहर निकले। आप देखिए आपने कई बार देखा लॉकडाउन का पीरियड आपने फेस किया है, तो आप जानते हैं कि इस दौरान कई लोग खो देते हैं फ्रेंड्स कोरोना के कारण। जिन्होंने खोया है कोरोना के दौरान वो कमेंट करिएगा, मैं दुख समझता हूँ वो चीज। तो कोरोना के दौरान क्या होता है फ्रेंड्स कि आप घर से बाहर ना निकलें, या फिर अगर कोई भी आपदा आती है ऐसी जैविक आपदाएं, तो आपको घर से कम निकलना है। सरकार एवं डॉक्टरों के दिए हुए सुझावों का पालन करें। सरकार नियमित रूप से आपको कुछ कुछ फॉलो करने के लिए कहती है, डॉक्टर्स जो कहते हैं उसको आप सुनिए। लगातार आप करंट अफेयर से बने रहिए, न्यूज को देखिए, घटनाएं से जुड़े रहिए। नाभिक आपदाएं समझिए, ये अगला आपदा है, ये अगला नेक्स्ट आपदा है, और ये मानव निर्मित आपदा है समझिए। नाभिक पावर प्लांट में नाभिक ईंधन के इस्तेमाल से भारी मात्रा में ऊर्जा पैदा की जाती है। नाभिक प्लांट में क्या हो जाता है फ्रेंड, नाभिक ईंधन से काफी ऊर्जा प्लांट में आपको निर्माण किया जाता है, जिससे बिजली पैदा होता है। जो नाभिक आपदा है फ्रेंड्स, इससे क्या होता है कि बहुत ज्यादा नाभिकीय बल को आप ऊर्जा को पैदा किया जाता है और वहां से फिर बिजली निर्माण होता है। परंतु इसका उपयोग परमाणु हथियार बनाने के लिए या मानवीय लापरवाही के कारण नाभिकीय रिएक्टर में रिसाव हो जाता है, जब एक भयंकर आपदा का रूप ले सकता है। इससे क्या होता है फ्रेंड्स, इससे जो ये पावर है, इससे फिर परमाणु बम बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है इन पावर्स का। और फिर जो ये ऊर्जा है, इससे फिर आपको कई बार लापरवाही के कारण लीक हो जाता है फ्रेंड, जिससे क्या होता है बहुत बड़ा दुर्घटना या आपदा का ये चीज रूप ले सकता है। परमाणु किरणों की चपेट में आने वाले लोग जो है वो कैंसर, चर्म रोग, मानसिक रोगों का शिकार होते हैं। जरूरी है कि इन जगह पे जब आप काम करते हैं तो आपको बहुत सारी चीजों को पहन के करना होता है, सुरक्षा चीजों को अच्छी तरह से आपको तैयार करके ही इन चीजों में करिए। आगे देखिए,
क्या क्या बचाव कैसे कर सकते हैं, बचाव के उपाय समझिए कुछ नाभिकीय आपदा से। नाभिकीय पदार्थों के कंटेनर पर नाभिकीय आपदा प्रतीक चिन्ह लगाएं। तो वो जो कंटेनर है उसमें चिन्ह लगा दीजिए ऐसा नाभिकीय आपदा प्रतीक चिन्ह, जिससे क्या होगा, लोग सुरक्षित उससे दूर रहेंगे। परमाणु ऊर्जा केंद्र को घनी आबादी से दूर स्थापित करिए। जो केंद्र है परमाणु ऊर्जा केंद्र जहाँ पे एनर्जी बनाया जाए वो कुछ खाली एरिया में बनाया जाए जहाँ पे लोग ज्यादा निवास ना करें। अगर ज्यादा लोग निवास करते हैं वहां पे किया जाएगा तो काफी लोग प्रभावित हो जाएंगे। कर्मचारियों की निश्चित अंतराल पर स्वास्थ्य जांच होना। तो वहां पे जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उसका नियमित रूप से स्वास्थ्य की जांच करें, उसे उन सभी सुविधाओं को दे जो कि वहां पर उसके सेफ्टी को लेके ध्यान रखता है। कर्मचारियों को देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, कर्मचारियों को रेडिएशन प्रतिरोधी जैकेट का उपयोग करना। कई बार क्या होता है फ्रेंड्स, लापरवाही के कारण या फिर प्राइवेट कंपनियां कई बार ये जैकेट नहीं देती हैं फ्रेंड, तो इन चीजों का ध्यान रखना ताकि उन लोगों को भी आपको बचाया जा सके। तो परमाणु ऊर्जा केंद्रों से निकलने वाले परमाणु कचरे के प्रबंधन की बेहतर व्यवस्था करना। तो परमाणु ऊर्जा से जो केंद्र से निकला हुआ परमाणु कचरा है उसको आपको अच्छे से बेहतर उपयोग करना, कहीं पर अच्छे से उसको खत्म करना। आप समझ पा रहे चीजों को, उस कचरे से भी काफी नुकसान हो सकता है। जानिए कब कब क्या हुआ था, थोड़ा सा समझिए, आपको जैविक ऊर्जा के बारे में आपको पता चलेगा। 1945 में अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर सबसे पहला परमाणु बम विस्फोट हुआ था जिसमें लाखों लोगों की मौत हुई थी। 2 बम विस्फोट किया गया था फ्रेंड्स, परमाणु बम, और उसके दोनों का नाम क्या था वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है। आगे चलिए। 1886 में चेर्नोबिल नगर यूक्रेन चेर्नोबिल नगर और यूक्रेन और तत्कालीन सोवियत संघ जो है अभी, और आपको मैं परमाणु रिएक्टर के रिसाव से सैकड़ों लोग मारे गए थे। तो परमाणु का जो रिएक्टर है उसका रिसाव हो गया था जिससे सैकड़ों लोग मारे गए थे। और 1993 में भारत के उत्तर प्रदेश में स्थित, ये भारत के एग्जाम्पल है फ्रेंड्स, 1993 में उत्तर प्रदेश जो है वहां पर स्थित नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र है, उसमें परमाणु रिसाव की दुर्घटना होते 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 बची थी। तो ये दुर्घटना होने वाली थी और उससे थोड़ा सा आप लास्ट मोमेंट में बच गया। तो ये चीजें कुछ उदाहरण है, ये चीज आप लिखिए। तो हमने क्या किया, देखिए हमने मानव जनित आपदाओं को पूरा डिटेल समझा है ना, देखिए चीजों को समझिए। भाग 3 जो है ये हम लोगों ने किया, मानव जनित आपदाओं से आपदा प्रबंधन कैसे करें, क्या क्या फॉलो करें, ये सब बेसिक चीजें समझा। कुछ एग्जाम्पल है जो कहीं का, जैसे आपने अभी भारत के एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश वाला सीखा है ना, तो ये सभी एग्जाम्पल हिरोशिमा नागासाकी में जो हमले हुए थे उसका सीखा। उस बम का कमेंट करिएगा नाम क्या है, ठीक है। तो ये चीजें हमने सीखा। तो आपदा प्रबंधन का बेसिक क्लास यहाँ पे खत्म होता है, 3 क्लासेस में 3 पार्ट में जो एनसीईआरटी ने कहा वो हमने समझा। अब हम लोग इसका स्टैंडर्ड पार्ट करेंगे और फिर इसका मेंस का पीवाईक्यू और प्रैक्टिस सेट करेंगे, ठीक है। तो आप उस प्लेलिस्ट में आप जुड़े रहिए, देखिएगा एक एक करके हम सारे चीज कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स, कैसी लगी वीडियोस कमेंट करिएगा, क्या हेल्प हो रहा है कि नहीं, ठीक है। थैंक यू। और कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, मैं उसका आपको पर्सनली आपको गाइड करूंगा, ठीक है। थैंक यू।